हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे लास्ट सेशन जब मैंने फिनिश करा था तो मैंने आपको ये कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2.11 आप खुद ट्राई करना। अगर आपने ट्राई करा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ट्राई करा है तो भी कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर ध्यान देखें। हालांकि लास्ट सेशन में मैंने इस क्वेश्चन की रीडिंग करी थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ दोबारा से। फिनले इंडिया टेक्सटाइल लिमिटेड। एक तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फिनले इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी है, इसने नई ब्रांच ओपन करी है। तो जब भी नई ब्रांच ओपन करी जाएगी, किसी भी चीज का ओपनिंग बैलेंस पॉसिबल नहीं हो सकता, ना ओपनिंग स्टॉक का, ना डेटर्स का। करेक्ट। आगे कहता है कि गुड्स आर इनवॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस बाय एडिंग 25% टू द कॉस्ट प्राइस। तो ये रेट है और कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू 2027 फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस थ्रू स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम से हमने प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। गुड सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, इसका ट्रीटमेंट आपको मालूम है। कैश सेल्स का भी मालूम है, क्रेडिट सेल्स का भी मालूम है। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर इस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ डेटर्स अकाउंट में आएंगे, ये मैंने आपको बताया हुआ है। इजंट इट और नॉट? राइट सर। उसके बाद उसने कहा फिर डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ये भी डेटर्स में आएगा और उसके अलावा पीएनएल में आएगा। फिर सेल्स रिटर्न, मैंने बताया था कि इस मेथड में आपको सेल्स रिटर्न का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि डेटर सिस्टम में सेल्स रिटर्न सिर्फ डेटर्स अकाउंट में आते हैं और इस सिस्टम में ये डेटर्स अकाउंट में तो आएंगे, उसके अलावा हमें इसको ब्रांच स्टॉक अकाउंट में भी डेबिट साइड में लिखना पड़ता है, क्योंकि जो सेल्स रिटर्न होती है वो क्रेडिट सेल्स के ऑपोजिट में आती हैं। उसके अलावा जितने भी खर्चे, रेंट का, सैलरी का और सैलरी एक्सपेंसेस का, ये पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे। और स्पॉइलेज इस क्वेश्चन में तुम्हें दी है। हालांकि क्वेश्चन बड़ा इनोसेंट सा लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ खास बात है जिसकी वजह से मुझे ये क्वेश्चन आपको कराना पड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कराने के लिए सबसे पहले तो मैंने क्या करा, फटाफट फॉर्मेशंस इसकी ड्रॉ करी। सबसे पहले तो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमने बना लिया। आप भी फटाफट बना लें, अगर आपने खुद करा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर ध्यान दे लें। ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं जरा माइक की सेटिंग कर लूँ। ठीक है, तो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट मैंने यहाँ पर बनाया। ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अलावा फिर हमने यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना दिया। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को बनाने के बाद फिर हमने दो अकाउंट और बनाए इस केस में। एक तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अलावा हमने ब्रांच पीएनएल अकाउंट भी बनाया, ये पीएनएल अकाउंट बन गया, और उसके अलावा हमने ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बना दिया। ठीक है, तो ये अकाउंट्स हमने इसमें बनाए। अब अकाउंट्स को बनाने के बाद मुझे क्या करना होगा इस चीज़ के लिए, जस्ट एक सेकंड के लिए, लगता है आज कुछ सेटिंग ठीक नहीं हुई है। राइट, चलो। तो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट है। अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और मैंने कहा था ये ब्रांच पीएनएल अकाउंट है। ब्रांच पीएनएल अकाउंट, ब्रांच पीएनएल के अलावा ये ब्रांच डेटर्स अकाउंट है। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट आपने ओपन करा, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, और ब्रांच डेटर्स के बाद ये हमने यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना दिया। करेक्ट। अब मैं क्वेश्चन की एक शीट मुझे अपने पास रखनी पड़ती है ताकि बार बार फ्लिप थ्रू ना करना पड़े। करेक्ट, लीजिए जी। अब सबसे पहला आइटम इस केस में क्या लिखा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। मैंने कहा ये नई ब्रांच है तो ओपनिंग स्टॉक तो होने का मतलब होता ही नहीं है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं याद दिलाने के लिए तुम्हें बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक तो हो ही नहीं सकता। 2.11 क्वेश्चन चल रहा है। करेक्ट। नंबर 1, रेट के बारे में मैंने क्या बताना, आपको मालूम ही है। रेट कॉस्ट पर है और कॉस्ट को 100 मानेंगे, मार्जिन 25 हो जाएगा, तो इनवॉइस प्राइस 125 हो जाएगी। इनवॉइस प्राइस पे रेट 25/125 यानी कि 1/5 हो जाएगा, और कॉस्ट पे रेट 25/100 यानी कि 1/4 होगा। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो आपने ब्रांच को गुड्स भेजे और ब्रांच को आपने 1,40,000 के गुड्स भेजे। तो 1,40,000 पहले तो आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आपको आना पड़ेगा और यहाँ पर आप लिखेंगे लोड ऑन। हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं, लोड ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट आपने देखा कि 1,40,000 के हैं, तो 1,40,000 का 1/5 आपने कंप्यूट करा और 1/5 जो आ गया डेट इज इक्वल टू 28,000। तो 28,000 की लोडिंग आपने इसकी लिख दी। लोडिंग को लिखने के बाद फिर क्वेश्चन में आगे कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स गिवन है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस सिस्टम में हम कैश सेल्स को और क्रेडिट सेल्स को यहाँ पर लिखते हैं।
आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको लॉजिक भी दिया था कि यहाँ पर हम कैश सेल्स को क्यों लिखते हैं और क्रेडिट सेल्स को भी क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब तक हम टोटल सेल्स नहीं लिखेंगे तब तक ब्रांच स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस हम नहीं निकाल सकते। तो इसलिए यहाँ टोटल सेल्स लिखी जाती हैं। कैश सेल्स और कहीं नहीं आएंगी, लेकिन क्रेडिट सेल्स जो हैं वो ब्रांच डेटर्स अकाउंट में भी आएंगे। ब्रांच डेटर्स में कोई ओपनिंग बैलेंस तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नई ब्रांच है, और क्रेडिट सेल्स का अमाउंट जो 70,000 है वो आपने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह क्रेडिट सेल्स का अमाउंट आपने यहाँ पर पोस्ट कर दिया। उसके बाद आप देखें अपने नोट्स में अगला आइटम कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स है। कुछ लम्हा पहले मैंने अभी आपको बताया था कि इस सिस्टम के अंतर्गत कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स सिर्फ और सिर्फ डेटर्स अकाउंट के अंदर ही आएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो कैश फ्रॉम डेटर्स मैंने यहाँ पर लिख दिया बाई कैश। कैश फ्रॉम डेटर्स पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बाई कैश आपने लिखा और डेटर से कैश आपको मिला है 62,400 का। उसके अलावा डिस्काउंट अलाउड है। अब जहाँ तक डिस्काउंट का सवाल है, डिस्काउंट है 1,600। पहले तो डेटर्स में लिखेंगे और उसके बाद हमें इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, मैंने बताया था उसके बाद हमें इसको P&L अकाउंट में भी लिखना पड़ता है। इजंट इट और नॉट? तो इसलिए जो डिस्काउंट आपने दिया उसको आप P&L अकाउंट में भी लिखेंगे और P&L अकाउंट में आपने डिस्काउंट का अमाउंट लिखा 1,600 रुपीज़। उसके अलावा इस क्वेश्चन में आपको सेल्स रिटर्न दिया है। सेल्स रिटर्न का मतलब है डेटर्स को जो हमने क्रेडिट में सामान बेचा था उसमें से कुछ डेटर्स ने सामान वापस कर दिया। कई बार अब मैं बता चुका हूँ सेल्स रिटर्न हमेशा क्रेडिट सेल्स के ऑपोजिट में आता है, और इस सिस्टम में बिकॉज आप क्रेडिट सेल्स ब्रांच स्टॉक में लिखते हैं इसलिए सेल्स रिटर्न आपको यहाँ पर भी लिखनी पड़ेगी। तो सेल्स रिटर्न 2,000 रुपीज़ को यहाँ पर लिखना भूलना नहीं है। सेल्स रिटर्न की कभी भी लोडिंग नहीं होगी क्योंकि ये वो ट्रांजैक्शन है जो ब्रांच डेटर्स और ब्रांच कस्टमर के बीच में है। मैंने बताया था कोई भी ट्रांजैक्शन जो ब्रांच डेटर्स और ब्रांच कस्टमर के बीच में होगी, करेक्ट, उसकी लोडिंग कभी भी नहीं हो सकती है, उन गुड्स की लोडिंग कभी नहीं हो सकती। फिर कहता है हमने कैश भेजा रेंट के लिए, सैलरी के लिए और सन्ड्री एक्सपेंस के लिए। तो ये सारे एक्सपेंसेस आप ब्रांच P&L अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे। तो रेंट का खर्चा है 1,200 रुपये। उसके अलावा सैलरीज़ का जो खर्चा है, सैलरीज़ का जो खर्चा है वो 6,000 रुपये है, वो भी आपने यहाँ पर लिख दिया। सैलरीज़ के बाद फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस का खर्चा है और सन्ड्री एक्सपेंसेस का खर्चा 800 रुपीज़, वो भी आपने लिखा। इस क्वेश्चन में डिफेक्टिव क्लॉथ, डिफेक्ट देखो आप शुरू में ही पढ़े, पहली लाइन में लिखा है कि फिनले इंडिया टेक्सटाइल्स लिमिटेड, यानी कि ये टेक्सटाइल्स लिमिटेड है। तो यहाँ जो क्लॉथ है वो इनके लिए गुड्स माने जाएंगे। तो इसका मतलब ये डिफेक्टिव गुड्स है एक तरीके से, और डिफेक्टिव गुड्स को हम डेफिशिएंसी, स्पॉइलेज कुछ भी लिख सकते हैं या शॉर्टेज भी लिख सकते हैं। खैर मैंने स्पॉइलेज लिख दिया और स्पॉइलेज जो दिया हुआ है तुम्हें 200 रुपीज़ की दी हुई है। स्पॉइलेज 200 की है तो 200 रुपीज़ की स्पॉइलेज मैंने यहाँ पर लिख दी। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, अब मैंने बताया था स्पॉइलेज का जो ट्रीटमेंट होता है बिल्कुल एबनॉर्मल लॉस की तरह होता है। तो इसकी जो लोडिंग है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में आपको पहले तो लिखनी पड़ेगी, लोड ऑन स्पॉइलेज। अब स्पॉइलेज जो है वो 200 रुपये की है और उस पर जो लोडिंग का अमाउंट हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 यानी कि 40 रुपीज़ इसकी लोडिंग हो जाएगी। और स्पॉइलेज एट कॉस्ट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हमें कहाँ लिखनी पड़ेगी। तो स्पॉइलेज एट कॉस्ट हम कहाँ पर लिखेंगे? स्पॉइलेज एट कॉस्ट 200 में से 40 माइनस कर दें तो 160 रुपीज़ स्पॉइलेज एट कॉस्ट आ जाएगी और इसको P&L अकाउंट में मुझे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में ये बात है। अब मैंने कहा था इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि जब मैं इसको टैली करूंगा, हालांकि लास्ट सेशन में मेरा ख्याल है मैंने आपको इशारा करा था, करेक्ट, बैलेंसिंग फिगर आपकी इस तरफ आएगी। ये भी मैं आपको बता देता हूं पहले ही कि बैलेंसिंग फिगर आपकी इस तरफ आएगी और बैलेंसिंग फिगर जब आप कंप्यूट करेंगे तो 21,800 आएगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है मैं इसको क्या लूँ? मैंने आपको बताया था बैलेंसिंग फिगर अगर ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगी तो पहली प्रेफरेंस क्लोजिंग स्टॉक को देते हैं, और इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो इसलिए आपको इसको क्लोजिंग स्टॉक मानना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? तो 21,800 आपका क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा। जब आपने क्लोजिंग स्टॉक कंप्यूट कर लिया तो उसकी लोडिंग करना मत भूलना। तो लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, तो लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग हम निकालेंगे तो 21,800
और 21,800 का 1/5 मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा। अब 21,800 का 1/5 मैं कंप्यूट करूंगा तो डेट इज इक्वल टू हाउ मच, डेट इज इक्वल टू 4360। तो 4360 इसकी लोडिंग आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद फिर हम जाहिर है कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को टैली कर करके ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को फिर हम टैली करेंगे और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को टैली करने के बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 23,600 का आ जाएगा, 23,600। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रांच पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे 23,600 और इसके बाद आप अपना फिर नेट प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट जो आपका आ जाएगा, या यूं कहें जो आना चाहिए 13,840, 13,840 आपका नेट प्रॉफिट आएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया? क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में इस पॉइंट का आपको ख्याल करना पड़ेगा कि बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्लोजिंग स्टॉक निकलेगी। तो धीरे धीरे अब आपकी एफिशिएंसी और कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को फेस करने के लिए। हालांकि क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। करेक्ट? आप बोलोगे सर इसमें ऐसी इंटरेस्ट वाली क्या बात है? वो मैं अभी आपको बताता हूँ। कह रहे हैं मिस्टर 9 o'clock लिमिटेड नाम की कंपनी है, करेक्ट, ऑफ सिटी वाई में है और उन्होंने एक नई ब्रांच ओपन करी है सिटी एक्स में। तो जब भी ब्रांच ओपन करी जाएगी आपको पहले क्लिक हो जाना चाहिए कि कोई भी ओपनिंग बैलेंस हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? कोई भी ओपनिंग बैलेंस यानी कि स्टॉक का, डेटर्स का, फर्नीचर का, किसी भी चीज़ का ओपनिंग बैलेंस पॉसिबल नहीं होगा। ब्रांच हमने 1 अप्रैल 2025 को खोली है। कहता है गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 25%। तो इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं रेट्स कंप्यूट करूंगा तो कॉस्ट 100 आएगी, मार्जिन 25 आएगा, इनवॉइस प्राइस 125 आ जाएगी। इनवॉइस प्राइस पर रेट 25/125 यानी कि 1/5 आ जाएगा। और कॉस्ट पे भी आप रेट कंप्यूट करा करें, कॉस्ट पे रेट आ जाएगा 25/100 यानी कि 1/4। आगे कह रहा है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। पहले तो कह रहा है गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस। तो यहाँ कॉस्ट टू हेड ऑफिस लिखा है, इसका मतलब ये आइटम कॉस्ट पर गिवन है। उसके बाद इसका मतलब ये भी हो गया, इसको आपको इनवॉइस प्राइस पे लाना पड़ेगा। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स फिर आपको दी हुई, कैश सेल्स दिए, क्रेडिट सेल्स दिए, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी गिवन है, डिस्काउंट भी गिवन है। फिर ये 3 एक्सपेंसेस आपको दिए हैं, वेजेस का, फ्रेट का और अदर एक्सपेंसेस का। यानी कि टोटल एक्सपेंस आपके जो हो गए 11 + 3 14 + 6 डेट इज इक्वल टू 20,000। आप डायरेक्टली पीएनएल में 20,000 के एक्सपेंस लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी स्पॉइलेज आपको गिवन है, लेकिन मजेदार बात यह है कि इस क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है ईयर के एंड में। अब मैंने क्यों कहा कि ये क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है? हालांकि क्वेश्चन को पढ़ करके 1 मिनट के लिए आपको लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन में है क्या। इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पिछले क्वेश्चन की डिटो कॉपी है। 1 मिनट के लिए आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा और वो आना भी चाहिए। एनीवे 2.12 को मैंने अब करना स्टार्ट करा। 2.12 तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए मुझे ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैंने ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया। अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट जब मैं बनाऊंगा तो ये मैंने ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया जी, ठीक है, इतने में आ जाएगा मेरे ख्याल से। और उसके अलावा फिर मैंने ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बना दिया, ये मेरा ब्रांच एडजस्टमेंट भी बना दिया, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, करेक्ट। ब्रांच एडजस्टमेंट के अलावा चलो मैंने पीएनएल अब की बार यहीं पर बना दिया, ब्रांच पीएनएल अकाउंट। और पीएनएल के बाद फिर हमें बनाना पड़ता है डेटर्स अकाउंट। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी हमने बनाया। इन अकाउंट्स को बनाने के बाद अब आप क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा क्वेश्चन कह रहा था मैं, ये क्वेश्चन कौन सा था जो अभी हमने करा है? जस्ट वेट 1 मिनट के लिए। ये क्वेश्चन जो था 1 सेकंड के लिए, मैसर्स 9 o'clock लिमिटेड नाम है ना इसमें, मैसर्स 9 o'clock लिमिटेड नाम की जो कंपनी है। तो मैसर्स 9 o'clock लिमिटेड का क्वेश्चन कहाँ भाग गया भाई?
अच्छा, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन। मेसर्स 9 o'clock लिमिटेड ओपन डे ब्रांच, ठीक है। तो अब मेरे पास क्वेश्चन की शीट है, मेरे को लग रहा था कि शायद ये क्वेश्चन की शीट मेरे पास नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया इस क्वेश्चन में रेट्स, क्या रेट्स मुझे बताने पड़ेंगे। रेट्स मुझे बताना बार बार अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कॉस्ट 100 होगी, मार्जिन 25 होगा और इनवॉइस प्राइस 125 होगी। 25/125 रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस विल बी 1/5, और अगर मैं 25/100 कर दूं तो रेट ऑफ लोडिंग ऑन कॉस्ट आ जाएगा 1/4। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए पहला आइटम है आपका 2.12। ये जो क्वेश्चन है इसमें कहता है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट टू द हेड ऑफिस। तो हम देखो ओपनिंग बैलेंस तो हो नहीं सकता क्योंकि ये नई ब्रांच है, ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ मैं तुम्हारी रेफरेंस के लिए लिखता रहता हूँ। उसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच है। अब गुड्स सेंट टू ब्रांच जब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो उसने हमें कॉस्ट दी हुई है 2,80,200 की, 2,80,800 की। अब 2,80,800 को मुझे इनवॉइस प्राइस पे लाना है तो मुझे रेट ऑफ लोडिंग ऑन कॉस्ट इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब कॉस्ट का रेट 25/100 यानी कि 1/4 है। अगर मैं 1/4 इसमें ऐड करूंगा तो इट विल बी इक्वल टू 70,200। तो 70,200 ऐड करने के बाद मुझे ये पता लग गया कि इसकी इनवॉइस प्राइस जो है 3,51,000 की है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? जैसी तुम्हें इनवॉइस प्राइस पता लग गई, अब तुम अपने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड की तरफ आओगे। क्रेडिट साइड में आपको लिखना पड़ेगा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट आपने लिखा। अगर आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, वैसे तो आप डायरेक्टली 70,200 लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो 3,51,000 ये अब इनवॉइस प्राइस है, और इनवॉइस प्राइस पे इनवॉइस प्राइस का रेट अप्लाई होगा। तो लोडिंग लेकिन आपकी वही आएगी 70,200 रुपीज़। आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो। उसके बाद फिर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स गिवन है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ तक कैश सेल्स का सवाल है, आपको ये मालूम होना चाहिए जो कैश सेल्स होती हैं उसकी पोस्टिंग या उसको हम एक ही बार लिखते हैं कैश सेल्स। कैश सेल्स है 1,25,000, क्योंकि हम अलग से कोई कैश अकाउंट तो बना नहीं रहे हैं कि इसकी कहीं क्रॉस पोस्टिंग करी जाए। 1,25,000। उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स गिवन है और क्रेडिट सेल्स का अमाउंट है 1,75,000। कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये क्वेश्चन क्यों कराया जा रहा है, सर हम कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे, आप करना शुरू कर दें। करेक्ट, बिल्कुल करें। और उसके अलावा क्रेडिट सेल्स फिर हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में आएंगे। ब्रांच डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में मैंने लिखा 1,75,000। ओपनिंग बैलेंस तो होने का कोई मतलब होता नहीं है क्योंकि नई ब्रांच है। फिर कहता है कि कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। अब कैश फ्रॉम डेटर्स तुम्हें दिया है तो बाई कैश इस सिस्टम में कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स सिर्फ यहीं पर आएगा, और 1,56,000 का अमाउंट तुम्हें गिवन है, तो 1,56,000। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड। अब जहाँ तक डिस्काउंट अलाउड का सवाल है तो डिस्काउंट पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 4,000 रुपीज़, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि इसके बाद इसकी क्रॉस एंट्री जो है वो ब्रांच P&L अकाउंट में भी करी जाएगी। तो डिस्काउंट अलाउड इस केस में 4,000 रुपीज़ का है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कैश सेंड टू ब्रांच फॉर। तो हमने ब्रांच को इन खर्चों के लिए कैश भेजा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया एक्सपेंसेस, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। 3,000, 11,000 प्लस 6,000 ऐड कर करके टोटल 20,000 के एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पर लिख दिए। इज इट क्लियर टू यू? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें होना भी नहीं चाहिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन में स्पॉइलेज तुम्हें गिवन है। अगर क्वेश्चन में स्पॉइलेज गिवन है तो पहले तो मुझे ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड में आना पड़ेगा, और मैं आ गया। ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमने स्पॉइलेज लिखा 500 रुपीज़, यानी कि जो गुड्स हमने भेजे थे 3,51,000 की इनवॉइस प्राइस पर, करेक्ट, तो उसमें से 500 रुपये के गुड्स इसका मतलब बेकार हो गए। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में हम आएंगे, और डेबिट साइड में मुझे लिखना पड़ेगा लोड ऑन स्पॉइलेज। अब स्पॉइलेज की जब मैं लोडिंग करूंगा स्पॉइलेज, तो 500 इंटू 1/5, क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पर है, इस पर इनवॉइस प्राइस का रेट अप्लाई होगा 100 रुपीज़। और उसके अलावा फिर ब्रांच P&L अकाउंट में हम लिखेंगे स्पॉइलेज एट कॉस्ट। तो स्पॉइलेज एट कॉस्ट में यहाँ पर लिख दूंगा। तो 500 में से 100 तो लोडिंग है, तो इसका मतलब एट कॉस्ट पे स्पॉइलेज कितनी हो जाएगी, 400 की हो जाएगी। फिर तुम्हें इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है।
है या नहीं है? बिल्कुल है। तो क्लोजिंग स्टॉक 55,500 और 55,500 में से जब क्लोजिंग स्टॉक आ गया तो इसकी भी लोडिंग करनी पड़ेगी। क्लोजिंग स्टॉक 55,500 इंटू 1/5 तो 11,100 इसकी लोडिंग आपकी आ जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ तक तो आपने देखा कोई ऐसी ट्रबलसम बात नहीं थी, लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात क्या है और क्यों मैंने इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहा, देखें यहाँ पर। अब जब मैं यहाँ पर इसका टोटल करूँगा तो ये टोटल आ रहा है 3 लाख और ये 56, तो 3,56,000 क्रेडिट साइड का टोटल है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ 351 का टोटल है, तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर तो 5,000 की आ रही है। मैंने ये भी आपको बता दिया कि बैलेंसिंग फिगर 5,000 की आ रही है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको मैं क्या ट्रीट करूँ। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगी तो पहली प्रेफरेंस हम ओपनिंग स्टॉक को देते हैं, लेकिन ओपनिंग स्टॉक तो क्वेश्चन में हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक इज नॉट पॉसिबल। ओपनिंग स्टॉक क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता? वाई ओपनिंग स्टॉक इज नॉट पॉसिबल? क्योंकि ये नई ब्रांच है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ओपनिंग स्टॉक कंसीडर नहीं कर सकता इस बैलेंसिंग फिगर को, क्योंकि ये नई ब्रांच है और ओपनिंग स्टॉक पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम दूसरी प्रेफरेंस गुड्स सेंड टू ब्रांच को देते हैं, लेकिन गुड्स सेंड टू ब्रांच क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए मैं गुड्स सेंड टू ब्रांच बैलेंसिंग फिगर ट्रीट नहीं कर सकता। फिर तीसरी प्रेफरेंस हम सरप्लस को देते हैं। तो क्या मुझे इसको सरप्लस ट्रीट करना चाहिए? जल्दी से बताएं। यस, 99% बच्चों ने मेरे को मालूम है बोला है यस, लेकिन हम इस क्वेश्चन में इसको सरप्लस भी ट्रीट नहीं कर सकते। क्यों ट्रीट नहीं कर सकते? क्योंकि ऑपोजिट साइड में स्पॉइलेज गिवन है और एक ही क्वेश्चन में सरप्लस या डेफिशिएंसी पॉसिबल नहीं हो सकते। याद रखें, स्पॉइलेज का मतलब डेफिशिएंसी होता है। तो हम इस क्वेश्चन में इसको सरप्लस भी नहीं ले सकते क्योंकि ऑपोजिट साइड में डेफिशिएंसी गिवन है। अब एक ही क्वेश्चन में सरप्लस और डेफिशिएंसी तो हो नहीं सकती ना। सर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब इसलिए तुम्हारी समझ में आना चाहिए कि मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा था। तो इस क्वेश्चन में अब इस बैलेंसिंग फिगर को हम क्या ट्रीट कर सकते हैं? आपको मालूम है ब्रांच स्टॉक अकाउंट में पॉसिबली क्या आइटम आ सकते हैं? ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच और सरप्लस, और उसके अलावा एक ही आइटम और आता है सेल्स रिटर्न। तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे इसको सेल्स रिटर्न ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको ओपनिंग स्टॉक कंसीडर नहीं कर सकता, गुड्स सेंड टू ब्रांच ट्रीट नहीं कर सकता, और सरप्लस भी हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि ऑपोजिट साइड में डेफिशिएंसी गिवन है। सो यू आर लेफ्ट अप विद ओनली वन अल्टरनेटिव, so you will have to treat it as a surplus, isn't it or not? तो इसलिए आप then you are left up with only one alternative and you will have to treat it as sales return. तो इस केस में इसको सेल्स रिटर्न के रूप में आपको ट्रीट करना पड़ेगा। और जब आपने यहाँ पर सेल्स रिटर्न लिखा, याद रखें सेल्स रिटर्न की लोडिंग नहीं होती है, लेकिन आपको ये भूलना नहीं है कि सेल्स रिटर्न जो है वो ब्रांच डेटर्स में भी लिखे जाते हैं, तो ब्रांच डेटर्स में भी इसको लिखना मत भूलना। तो इस क्वेश्चन को कराने की मेरी मेन वजह ये थी। बाकी का काम तो आप खुद भी कर सकते हो, बाकी इसमें ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह है वो तुम खुद कंप्यूट कर सकते हो। अब ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा जो आएगा 70,200 में से 11,200 माइनस कर देंगे तो मेरे ख्याल से 59,000 आ जाना चाहिए। राइट सर, 59,000 ही आ रहा है। तो 59,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को लिखने के बाद फिर आप अपना नेट प्रॉफिट भी कंप्यूट कर लें, और उसके बाद डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस तो खैर कोई काम का आइटम नहीं है। तो नेट प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए पहले मुझे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट 59,000 का था, इजंट इट और नॉट? ग्रॉस प्रॉफिट 59,000 का था ना, राइट। 59,000, तो 59,000 मैंने लिख दिया, और उसके अलावा अब मैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिख दूंगा। नेट प्रॉफिट 59,000 में से 24,400 आप माइनस कर दें तो ये आ जाएगा आपका 34,600। तो 34,600 विल बी योर नेट प्रॉफिट। और अगर अपने डेटर्स अकाउंट का बैलेंस दिखाना चाहते हैं तो डेटर्स अकाउंट का बैलेंस 1,75,000 में से आप माइनस कर दें 165, तो 10,000 रुपीज़ का बैलेंस आपका आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया या नहीं आया? राइट सर। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया ना, ये जो मैंने बोला, ये मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इन दिस क्वेश्चन क्रेडिट साइड इज बिगर, दी हेंस बैलेंसिंग फिगर शेल अपीयर ऑन द डेबिट साइड विच कैन नॉट बी टेकन एज ओपनिंग स्टॉक। मैंने बताया ओपनिंग स्टॉक नहीं ले सकते,
एज इट इज़ ए न्यू ब्रांच। मैंने कहा इसको सरप्लस भी नहीं ले सकते क्योंकि स्पॉइलेज गिवन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमें इसको सेल्स रिटर्न ही लेना पड़ेगा। ये मैंने तुम्हारे नोट्स में भी लिखा हुआ है। उसके अलावा फिर क्वेश्चन नंबर 2.13 में आ जाएं। 2.13 में वो क्या कहता है? वो कहता है मैसर्स 11 o'clock लिमिटेड ऑफ सिटी वाई ओपनड ए ब्रांच इन सिटी एक्स ऑन 1 अप्रैल 2025। तो मैसर्स 11 o'clock लिमिटेड नाम की कंपनी ने एक नई ब्रांच ओपन करी है सिटी एक्स में 1 अप्रैल 2025 को। अब कहता है गुड्स आर सेंट टू द ब्रांच ऑफिस एट सेलिंग प्राइस विच इज 125% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। वो कहता है हम जिस प्राइस पर सामान भेजते हैं वो प्राइस 125% है ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हो गया कि अगर कॉस्ट 100 है, इसका मतलब ये हो गया कि कॉस्ट अगर 100 है तो जिस प्राइस पर आप सामान भेजते हैं तो वो प्राइस को हम पहले तो इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस कहते हैं, और वो कहता है वो जो प्राइस है 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। तो 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस, सॉरी 125% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 100 है और उसका 125% में इसका कंप्यूट करूंगा तो ये 125 आ जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली उसने तुम्हें ये बता दिया कॉस्ट प्राइस 100 है और जिस प्राइस पर हम सामान भेजते हैं वो 125 है। फिर तुम अपने रेट नॉर्मल तरीके से कंप्यूट कर सकते हो। अब तुम्हें पता लग गया कि कॉस्ट 100 है और इनवॉइस प्राइस 125 है, तो इन दोनों के बीच में जो फासला है जिसको तुम मार्जिन या लोडिंग कहते हो वो 25 का है। तो तुम्हारा रेट ऑफ लोडिंग इनवॉइस प्राइस पे 25/125 यानी कि 1/5 और कॉस्ट पे 25/100 यानी कि 1/4 बन जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो अब इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह उसने लिखा है कि गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट। पहले तो ये कॉस्ट पर है, करेक्ट, तो इसको इनवॉइस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाकी सेल्स तुम्हें दी हुई है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। फिर कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स है, रिटर्न फ्रॉम डेटर्स इस क्वेश्चन में तुम्हें दिए हुए हैं। फिर डिस्काउंट भी तुम्हें दिया हुआ है और टोटल एक्सपेंसेस आपके 38 + 12 50,000 के टोटल एक्सपेंसेस हो गए आपके। स्पॉइलेज भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है और इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस तुम्हें दिया हुआ है 15,000 का। ये इसमें नया पॉइंट है कि 15,000 का नॉर्मल लॉस दिया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मैंने वैसे तो सेल्फ अटेम्प्ट के लिए दिया हुआ है और कोशिश तुम्हारी ये करनी चाहिए कि तुम साथ साथ क्वेश्चन को खुद करो। एनीवे, तो ये जो क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन है मैं ही भूल गया, 2.13 था ना। तो 2.13 को हमने अब करना शुरू करा। 2.13 में क्या है जी? लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया। ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट आपका बन गया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। आप साथ साथ करना, आप अपने आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। करेक्ट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। उसके अलावा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये मैंने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया। फिर मैंने चुपके से यहाँ पर ब्रांच P&L अकाउंट बना दिया, ब्रांच P&L अकाउंट। करेक्ट, दिस इज योर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस। और फाइनली यू आर सपोज टू प्रिपेयर ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो ये आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, अब पहला आइटम क्या कहता है? पहला आइटम कहता है इस क्वेश्चन में, पहले तो क्वेश्चन ने ये लिखा कि मैसर्स 11 o'clock लिमिटेड नाम की कंपनी ने नई ब्रांच ओपन करी है पिछले क्वेश्चन की तरह, और कहता है जहां की गुड्स हम पढ़ चुके हैं भेजे जाते हैं एट कॉस्ट प्लस 125% पर, और कहता है गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस। तो पहले तो मैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस तो हो ही नहीं सकता, और गुड्स सेंट टू ब्रांच मैंने लिखा। गुड्स सेंट टू ब्रांच का अमाउंट जो दिया हुआ है एट कॉस्ट 4,50,000 तुम्हें दिया हुआ है। तो 4,50,000 आप यहाँ पर लिखेंगे और उसमें आप 1/4 रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट जो कि 1/4 आएगा, जो कि मैंने बताया अभी, और जो कि अब मैं 1/4 कंप्यूट करूँगा तो 1,12,500 रुपये की फिगर आ जाएगी। इसका मतलब गुड्स को हमने भेजा होगा इस प्राइस पर 5,62,500, इस प्राइस पर हमने भेजा होगा। इज इट क्लियर टू यू? अब इसकी लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हमने लिखी लोड ऑन। अब लोड ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट
इनवॉइस प्राइस उसकी 5,62,500 है और इनवॉइस प्राइस पर रेट 1/5 है, तो 1,12,500 ही आपकी लोडिंग का अमाउंट आएगा। उसके बाद कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में गिवन है और कैश सेल्स का अमाउंट जो है वो 2,10,000 है, तो कैश सेल्स आपने यहाँ पर लिख दी 2,10,000। 2,10,000 आपका कैश सेल्स का अमाउंट है, करेक्ट। कैश सेल्स के बाद फिर क्वेश्चन में आपको क्रेडिट सेल्स भी गिवन है और क्रेडिट सेल्स आप लिखेंगे 3,20,000, तो 3,20,000 की आपकी क्रेडिट सेल्स है। क्रेडिट सेल्स को यहाँ लिखने के बाद डेटर्स अकाउंट में लिखना भूलना नहीं है। डेटर्स अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन तो हो नहीं सकता और क्रेडिट सेल्स 3,20,000 आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी, 3,20,000। उसके बाद क्वेश्चन में कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स दिया है। इस सिस्टम में डेटर से जो हमें कैश मिलता है हम सिर्फ डेटर्स अकाउंट में ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ कोई कॉमन अकाउंट नहीं है। जैसे फर्स्ट मेथड में हम इसको रेमिटेंसेस के अंदर भी लिखते थे, वहाँ हम कॉमन अकाउंट ब्रांच अकाउंट होता था, उसके अंदर रेमिटेंसेस के अंदर इसको लिखा जाता था। रिटर्न्स फ्रॉम डेटर्स, अभी मैंने बताया डेटर से जो पैसा मिलता है रिटर्न के रूप में, पहले तो सेल्स रिटर्न के रूप में मैंने यहाँ लिखा और भूलना नहीं है कि हमने उसको अपने ब्रांच स्टॉक अकाउंट में भी लिखना होता है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में सेल्स रिटर्न आप लिखना नहीं भूलेंगे। उसके अलावा डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स है, तो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स एक तो पहले ब्रांच P&L अकाउंट में भी आपको लिखना पड़ेगा, तो डिस्काउंट अलाउड जो है अमाउंट 8,500 का है, एक तो 8,500 आप यहाँ लिखेंगे और उसके अलावा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसको डेटर्स अकाउंट में भी लिखा जाएगा। डेटर्स अकाउंट में 8,500 आपने लिख दिया, 8,500। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कैश सेंट टू ब्रांच फॉर फ्रेट सैलरी एंड अदर एक्सपेंस 30,000 प्लस 8,000 प्लस 12, तो 50,000 के खर्चे मैंने यहाँ पर लिख दिए, इनको मिला करके मैंने लिख दिया। एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 50,000। उसके बाद स्पॉइलेज इस क्वेश्चन में भी गिवन है और स्पॉइलेज जो है वो आप अपने ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिखेंगे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। स्पॉइलेज का अमाउंट जो है वो 10,000 है। स्पॉइलेज की लोडिंग आपको फिर आउट करनी पड़ेगी। लोडिंग को आउट करने के लिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में लोडिंग ऑन स्पॉइलेज। अब स्पॉइलेज का जो अमाउंट आपको गिवन है 10,000 और इनवॉइस प्राइस का रेट है 1/5, तो 2,000 इसके अंदर लोडिंग है और ब्रांच P&L अकाउंट में हम लिखेंगे स्पॉइलेज एट कॉस्ट, तो स्पॉइलेज एट कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 8,000 हो जाएगी, 10,000 माइनस 2,000, तो एट कॉस्ट पर मैं इसको यहाँ पर लिखूँगा। फिर इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस दिया। अब कई बार मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि नॉर्मल लॉस को हम ब्रेक नहीं करते हैं, पहले तो खैर नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड में तो मुझे लिखना ही लिखना है। नॉर्मल लॉस है 15,000, लेकिन मैंने कहा इसकी लोडिंग वगैरह नहीं करी जाती है, पूरा का पूरा नॉर्मल लॉस जो है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा जाता है क्योंकि ये नॉर्मल है, ये बिजनेस की नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी का ही एक पार्ट माना जाता है और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में बिजनेस की नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ही हम लिखते हैं। बस यही चीज़ें इस क्वेश्चन में दी हैं और तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? तो अब मैं इसको टैली करूँगा। अब जब मैं टैली करूँगा तो मेरा क्वेश्चन वैसे आपसे ये है, पहले मैं आपको बता दूं कि बैलेंसिंग फिगर आपकी 17,500 इस तरफ आ रही है, क्रेडिट साइड में आ रही है, इसका मतलब डेबिट साइड बड़ी है। अब आप मुझे बताओ इसको मैं क्या ट्रीट करूं। पहली प्रेफरेंस किसको देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को, और क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो इसका मतलब इसको क्लोजिंग स्टॉक के रूप में आपको ट्रीट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी लोडिंग भी हमें निकालनी पड़ती है, तो क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग जो है 17,500 इसका अमाउंट था, तो 17,500 का 1/5 वो मेरे ख्याल से आ जाएगा 15,3, तो 3,500 मेरे ख्याल से, तो 3,500 इसकी लोडिंग आ गई। उसके बाद फिर आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह निकालोगे
अब ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह तो आप खुद ही कंप्यूट कर सकते हैं। 1,12,500 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 15 और 2 17, 17,000 प्लस 3 20,500। तो 20,500 माइनस करेंगे तो 92,000 मेरे ख्याल से आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, 92,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट 92,000 को कंप्यूट करने के बाद अब हम इसमें नेट प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका 92,000 है, 92,000। अब 92,000 में से आप माइनस करेंगे 58 प्लस 8 66,500, तो फिर आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा और नेट प्रॉफिट जो आएगा 25,500। और फाइनली डेटर्स अकाउंट को अगर आप टैली करना चाहते हैं, डेटर्स अकाउंट को अगर आप टैली करना चाहते हैं तो डेटर्स अकाउंट में आपके पास केवल बैलेंस कैरी डाउन की फिगर आएगी, बैलेंस कैरी डाउन। हालांकि मैंने बताया कि इस सिस्टम में उसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है। और बैलेंसिंग फिगर आपकी जो आ जाएगी 320 में से आप माइनस करेंगे 295 और 295 और 5 3 हो गया, 3,05,500 माइनस करेंगे तो 16,500 आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। करेक्ट। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करा जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद अब जो अगला क्वेश्चन है, देखिए जी अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन तो मैंने कर दिया राइट। उसके बाद 2.14 को देखें। 2.14 में वो क्या कहता है, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। वो कहता है कैन स्टार लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और उसकी जो ब्रांच है चंडीगढ़ में भी है और ग्वालियर में भी है। यानी कि इस अब की बार क्वेश्चन में जो हेड ऑफिस है कैन स्टार लिमिटेड, उसकी 2 ब्रांचेज हैं चंडीगढ़ में और ग्वालियर में। और कहता है कि यहाँ गुड्स जो इन्वॉइस करे जाते हैं कॉस्ट प्लस 25% पर। अब ये कॉस्ट प्लस 25% बहुत बार आ चुका है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कॉस्ट आपकी 100 हो गई, मार्जिन आपका 25 हो गया, तो इन्वॉइस प्राइस आपकी 125 हो जाएगी। तो लोडिंग का रेट इन्वॉइस प्राइस पे 25/125 1/5 और कॉस्ट पे 1/4 हो जाएगा। आगे इस क्वेश्चन में अब हमें क्या दिया हुआ है, वो कहता है इस क्वेश्चन में कि ओपनिंग स्टॉक 40,000 है। तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर है क्योंकि उसके आगे कुछ लिखा नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था अगर गुड्स से रिलेटेड आइटम है और उनके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है तो आप उसको इनवॉइस प्राइस पर मान करके चलेंगे। फिर डेटर्स है, डेटर्स अकाउंट में आपको लिखना पड़ेगा। पेटी कैश है, पेटी कैश अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। पेटी कैश अकाउंट में आप लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद कह रहे हैं ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर। हमने 4,20,000 के गुड्स ब्रांच को भेजे हैं। अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे और उसकी लोडिंग जो है ब्रांच एडजस्टमेंट में क्रेडिट में लिखेंगे। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस है, ये गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस है। इसका मतलब ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न करे हैं। पहले तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे और इसकी लोडिंग ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे। फिर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट में आप लिख देना। फिर इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है, मैं नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट आपको कई बार बता चुका हूँ। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में भी लिखेंगे, एडजस्टमेंट में भी लिखेंगे, इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट आइटम है गुड्स पिल्फर्ड और गुड्स लॉस्ट इन फायर, जो नेक्स्ट आइटम है 2 आइटम, ये दोनों आइटम एबनॉर्मल लॉस के आइटम हैं। ये दोनों लॉस हैं, गुड्स पिल्फर्ड और गुड्स लॉस्ट इन फायर, और ये एबनॉर्मल लॉस है। पहले एबनॉर्मल लॉस इन दोनों को मिला करके आप लिख देना 7,000 ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और इनकी लोडिंग स्टॉक अकाउंट की डेबिट में आएगी और एट कॉस्ट पर ये पीएनएल में आएंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम एडमिट करा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा। अब वो कह रहा है पेटी कैश हमने भेजा पेटी खर्चों के लिए 32,000 का। आप पेटी कैश अकाउंट बना रहे हैं, उसकी डेबिट साइड में टू कैश 32,000 लिख देंगे। फिर कह रहा है बैड डेट्स 400 के हो गए, डेटर्स में लिखेंगे और पीएनएल में लिखेंगे। इंश्योरेंस चार्जेस ये खर्चे हैं, पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे, ये एक्सपेंस हैं 200। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, अब डेटर्स जब गुड्स रिटर्न करते हैं तो डेटर्स अकाउंट में भी आते हैं और स्टॉक अकाउंट में भी आते हैं। अब कहता है कि पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस 250 है, पेटी कैश में लिख देना। अब जो पेटी कैश की बैलेंसिंग फिगर आएगी वो पीएनएल में चली जाएगी, जो ये बताएगी कि टोटल पेटी खर्चे इतने हुए हैं। फिर डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स में आएगा और उसने लिखा है स्टॉक के आगे क्वेश्चन मार्क, पर इसका मतलब ब्रांच स्टॉक अकाउंट से जो बैलेंसिंग फिगर आएगी क्रेडिट साइड में उसको आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट लिखेंगे। अब यहाँ पर एक लाइन लास्ट में उसने कंफ्यूज करने के लिए लिखी हुई है।
वो कह रहा है गुड्स ट्रांसफर टू ग्वालियर ब्रांच आर स्टिल इन द ट्रांजिट। अब इस क्वेश्चन में एक लाइन लिखी थी जो मैंने जानबूझ के पहले नहीं पढ़ी, यहाँ पर ये लिखा है कि गुड्स ट्रांसफर टू ग्वालियर ब्रांच। इसका मतलब है, देखो हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, पहले तो हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम चंडीगढ़ ब्रांच की अकाउंटिंग कर रहे हैं, लिखा हुआ है। अब वो कह रहा है हमारी ब्रांच ने, चंडीगढ़ ब्रांच ने ग्वालियर को गुड्स भेजे हैं। अब हमने जो गुड्स भेजे हैं, बिकॉज हमने अब की बार गुड्स भेजे हैं, तो हम अपने ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड में इसको लिखेंगे और इसकी लोडिंग भी करी जाएगी। हालांकि उसने कंफ्यूज करने के लिए नीचे ये भी लिख दिया कि जो गुड्स हमने ग्वालियर ब्रांच को भेजे हैं वो अभी ट्रांजिट में हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो ट्रांजिट में हो या कहीं पर भी हो, हम तो भेज चुके हैं ना। तो हम अपने ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे गुड्स ट्रांसफर्ड बाय गुड्स ट्रांसफर्ड, और तुम चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो स्टिल इन ट्रांजिट, बस और कोई करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद इसकी लोडिंग आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन है जी। तो टेक्निकली इस क्वेश्चन को वैसे तो खुद करना चाहिए, लेकिन चलो खैर आप भी क्या याद रखोगे। तो इस क्वेश्चन को कराने के लिए मैंने ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया। क्वेश्चन नंबर है 2.14 था ना ये, चलो जो भी क्वेश्चन था 2.14। अब 2.14 में मैंने बनाया ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट बन गया। ब्रांच स्टॉक अकाउंट को बनाने के बाद इतने में आ जाना चाहिए। उसके अलावा फिर मैंने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी इसमें बनाया। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अलावा मैंने इसमें बनाया ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच पीएनएल अकाउंट, सॉरी, पहले पीएनएल बनाएंगे फिर डेटर्स बनाएंगे। तो ये ब्रांच पीएनएल भी बना दिया, करेक्ट। ब्रांच पीएनएल के अलावा फिर हमने डेटर्स अकाउंट थोड़ा सा इधर की तरफ बना लेते हैं, नहीं तो काफ़ी डीप चला जाएगा। तो यहाँ मैंने डेटर्स अकाउंट भी बना दिया एक छोटा सा। डेटर्स अकाउंट के अलावा इस क्वेश्चन में मैंने पेटी कैश अकाउंट भी बनाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कभी पेटी कैश या किसी एसेट का बैलेंस दिया हो तो उसका भी अकाउंट अलग से बना लेना चाहिए। पेटी कैश, तो ये अकाउंट हमने बना लिए। तो रेट्स के बारे में मैंने शुरू में ही बता दिया था। तो रेट जो है इनवॉइस प्राइस पे 1/5 है, कॉस्ट पे जो है 1/4 है। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस के रेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला आइटम आपका ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो ओपनिंग स्टॉक ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिखेंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड में आपने लिखा ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक है 40,000। अब ये 40,000 है, पहले तो आराम से इसकी लोडिंग आपको लिखनी पड़ेगी। अब लोडिंग आप करेंगे तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आपको लिखना पड़ेगा लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक, लोड ऑन। अब ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग, ओपनिंग स्टॉक 40,000 का है और उसकी लोडिंग करने के लिए 1/5 का रेट आप इसमें अप्लाई करेंगे, तो 8,000 आउटर कॉलम में लिख देंगे। फिर डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है, तो डेटर्स अकाउंट में हम आए और डेटर्स अकाउंट में मैंने लिख दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर्स अकाउंट में बैलेंस जो दिया हुआ है वो 12,000 का दिया है और 12,000 का बैलेंस आपने लिख दिया। उसके अलावा पेटी कैश का बैलेंस दिया है, तो पेटी कैश का बैलेंस भी पेटी कैश अकाउंट में हमने लिख दिया। 150 रुपीज़ का बैलेंस गिवन है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम है ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर, और उसमें कहता है गुड्स हमने भेजे हैं 4,20,000 के, ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो हमने 4,20,000 के गुड्स भेजे हैं। 4,20,000, ये 4,20,000 आपने यहाँ पर लिखा। अब आप इसकी लोडिंग करेंगे। लोडिंग करने के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर एडजस्टमेंट अकाउंट में लोड ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो 4,20,000 के गुड्स आपने भेजे हैं। 4,20,000 का 1/5 आप कंप्यूट करेंगे, डेट विल बी इक्वल टू 84,000। तो 84,000 का अमाउंट लोडिंग का आ जाएगा। उसके बाद कहता है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। अब गुड्स जो रिटर्न हुए हैं, पहले तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स। रिटर्न्स जो हुए हैं गुड्स, वो 15,000 के गुड्स रिटर्न हुए हैं, तो 15,000 का अमाउंट पहले तो आपने यहाँ पर लिखा। और उसके अलावा फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में आप आएंगे और डेबिट में आप लिखेंगे लोड ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न।
गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स। अब जो गुड्स रिटर्न हुए थे 15,000 के हुए थे और 15,000 का 1/5 यानी कि 3,000 इसकी लोडिंग आपने यहाँ पर लिख दी। आराम से मूव करते जाना है। उसके अलावा कहता है इस क्वेश्चन में कैश और क्रेडिट सेल्स है। अब कैश सेल्स आपकी 1,05,000 की हैं, तो पहले तो यहाँ पर आप लिखें बाय कैश सेल्स। कैश सेल्स को कहीं और पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1,05,000 रुपये आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके अलावा क्रेडिट सेल्स हम लिखेंगे। क्रेडिट सेल्स हैं 1,80,000 की। अब क्रेडिट सेल्स का ध्यान रखना पड़ता है कि क्रेडिट सेल्स जो हैं वो डेटर्स अकाउंट में भी आती हैं। क्रेडिट सेल्स का अमाउंट है 1,80,000। एक मिनट में जरा इस फिगर को ठीक तरीके से लिख लूं। ये 15,000 की फिगर थी, मैंने कहा एक ही लाइन में लिख लेते हैं, उससे कंफ्यूजन नहीं होगी। क्रेडिट सेल्स के बाद फिर आगे क्वेश्चन में कहता है नॉर्मल लॉस, और नॉर्मल लॉस उसने दिया है 350 का। नॉर्मल लॉस मैंने आपको कई बार अब बता दिया है। नॉर्मल लॉस ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने 350। पहले तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट में लिखा जाएगा। उसके बाद नॉर्मल लॉस को हम स्प्लिट नहीं करते हैं, तोड़ते नहीं हैं, तो नॉर्मल लॉस पूरा का पूरा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लिख दिया जाता है 350। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में गुड्स पिल्फर्ड और गुड्स लॉस्ट इन फायर दिया हुआ है। ये दोनों एबनॉर्मल लॉस हैं। तो एबनॉर्मल लॉस ब्रैकेट में आप लिख दें 3,000 और 4,000, यानी कि हमने इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर 7,000 लिख दिया। लॉसेस चाहे नॉर्मल हो या एबनॉर्मल, पहले तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे। अब अगर ये एबनॉर्मल लॉस है तो उसकी लोडिंग करी जाएगी। एबनॉर्मल लॉस जो है 7,000 का है। अब 7,000 का 1/5 पहले मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा। तो 1/5 मैं कंप्यूट करूंगा तो इट विल बी इक्वल टू 1,400। और एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट प्राइस पर फिर ब्रांच P&L अकाउंट की डेबिट में लिखना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट 7,000 में से 1,400 माइनस करेंगे तो 5,600 रुपये की फिगर मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, इज़न्ट इट। फिर उसके बाद कहता है इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड। तो जो इंश्योरेंस क्लेम है वो ब्रांच P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में हमें लिखाना पड़ता है। तो डेट इज़ इक्वल टू 3,000। तो 3,000 आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद कहता है कैश सेंट फॉर पेटी एक्सपेंसेस। तो हमने ये पेटी कैश अकाउंट बनाया है, तो हमने और पेटी कैश भेजा है। एंट्री होगी पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 32,000 का पेटी कैश हमने और भेजा, यहाँ मैंने पेटी कैश अकाउंट की डेबिट में लिख दिया। फिर नेक्स्ट आइटम है बैड डेट्स। अब बैड डेट्स पहले तो डेटर्स अकाउंट में मुझे लिखना पड़ेगा और P&L अकाउंट की डेबिट में भी लिखना पड़ेगा। तो ये P&L अकाउंट की डेबिट में तो मैंने लिख दिया बैड डेट्स 400 रुपीज़। और उसके अलावा फिर डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट में भी मैंने लिखा। डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट में हमने लिख दिया बाय बैड डेट्स। तो बैड डेट्स जो हैं 400 रुपये के, ये भी हमने लिख दिए। बैड डेट्स 400 रुपीज़, करेक्ट। बैड डेट्स के बाद फिर इसमें नेक्स्ट आइटम जो है गुड्स ट्रांसफ़र टू ग्वालियर ब्रांच। वो कहता है हमारी ब्रांच ने गुड्स ट्रांसफ़र करे। हम तो चंडीगढ़ ब्रांच है और हमने ग्वालियर ब्रांच को ट्रांसफ़र करे, तो हमारे पास जो गुड्स आए थे हेड ऑफिस से वो कम हो जाएंगे क्योंकि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गुड्स ट्रांसफर्ड। गुड्स ट्रांसफर्ड वैसे तो इतना ही लिखने की ज़रूरत है, पर मैंने ये भी लिख दिया गुड्स ट्रांसफर्ड स्टिल इन ट्रांजिट। ब्रैकेट में मैंने इन ट्रांजिट भी लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है कि जो गुड्स हमने ट्रांसफ़र करे हैं वो अभी ट्रांजिट में है, करेक्ट। तो जो गुड्स हमने ट्रांसफ़र करे हैं ग्वालियर ब्रांच को, वो क्वेश्चन में आपको 12,000 रुपये दिए हुए हैं। अब इसकी भी लोडिंग आपको करनी पड़ेगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लोडिंग ऑन गुड्स ट्रांसफर्ड, तो जो गुड्स हमने ट्रांसफ़र करे हैं गुड्स ट्रांसफर्ड, अब 12,000 के गुड्स हमने ट्रांसफ़र करे हैं और उसकी लोडिंग जो हो जाएगी 12,000 इंटू 1/5 2,400 उसकी लोडिंग हो जाएगी। 2,400 मैंने यहाँ पर लिख दिया, करेक्ट। गुड्स ट्रांसफर्ड के बाद फिर क्वेश्चन में इंश्योरेंस चार्जेस दिए हुए हैं। अब इंश्योरेंस चार्जेस जो हैं वो खर्चे हैं, तो इंश्योरेंस चार्जेस ब्रांच P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिखेंगे और लिखेंगे आप 200 रुपये।
उसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। अब डेटर्स ने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, तो पहले तो हम डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न, और डेटर्स ने जो गुड्स रिटर्न करे हैं वो हैं 500 रुपीज़ के, तो 500 मैंने पहले तो यहाँ पर लिखा। और ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड में भी मुझे सेल्स रिटर्न लिखना भूलना नहीं है, क्योंकि सेल्स रिटर्न क्रेडिट सेल्स की ऑपोजिट में लिखे जाते हैं। उसके बाद फिर उसने पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब ये पेटी कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है पहले तो आप यहाँ पर लिख देंगे, पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस इसने दिया है 250। अब देखो यहाँ पर तुम्हें याद होगा जब तुम फर्स्ट मेथड थे तो फर्स्ट मेथड में ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखते थे, ब्रांच अकाउंट की जो पेटी कैश भेजा वो भी डेबिट में लिखते थे और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, अब इनका जो डिफरेंस आ जाएगा वो ये बता देगा कि उसने कितना खर्चा करा, और जो खर्चा करा वो P&L अकाउंट में ले जाया जाएगा। यानी कि ये जो फिगर आएगी जो मैं P&L में ले जाऊंगा ये बता रही है कि इतना खर्चा हो गया। तो 32,150 में से 250 में माइनस कर दूंगा तो 31,500 ये बैलेंसिंग फिगर है, और ये बैलेंसिंग फिगर आप P&L अकाउंट में लिख देंगे। इसका मतलब ये पेटी खर्चे हुए हैं। तो ब्रांच P&L अकाउंट में मुझे लिखना पड़ेगा पेटी एक्सपेंसेस, यहाँ लिखेंगे तो हम पेटी कैश अकाउंट, क्योंकि एंट्री जो हो रही है या पोस्टिंग जो हो रही है पेटी कैश से हो रही है, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे अमाउंट स्पेंट, या ब्रैकेट में लिख सकते हो पेटी एक्सपेंसेस। 31,500 के पेटी खर्चे हो गए। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या कहते हैं, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है। अब डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है, बैलेंस कैरीड डाउन, दैट इज इक्वल टू 11,000। हालांकि डेटर्स अकाउंट को मैं टैली भी करूंगा तो डेटर्स अकाउंट से कोई खास इंपॉर्टेंट फिगर मेरे पास नहीं आएगी। डेटर्स अकाउंट से जो फिगर मेरे पास आएगी उसको कैश फ्रॉम डेटर्स होगी, ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है। हालांकि मैंने कहा इस मेथड में इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर सिर्फ यहीं पर आती है। अब अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो 1,80,100 के करीब ये बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी, लेकिन इसका कोई यूज़ वैसे नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में आगे कहता है स्टॉक के आगे क्वेश्चन मार्क लिखा, और लास्ट में कहता है गुड्स ट्रांसफर टू ग्वालियर ब्रांच आर स्टिल इन ट्रांजिट। वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब मुझे क्या करना है, पहले तो स्टॉक अकाउंट को टैली करना है। इजंट इट ऑन, सॉरी स्टॉक अकाउंट कहाँ बनाया है, यहाँ पर बनाया है। तो स्टॉक अकाउंट को टैली करेंगे तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आपकी निकलेगी वो क्लोजिंग स्टॉक ही होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने जो है क्लोजिंग स्टॉक के आगे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो भी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी उसको मैं क्लोजिंग स्टॉक के रूप में ट्रीट करूंगा। जो आ जाएगी 1,41,450 के करीब, शायद ये 141,150 आएगी। देखो आप एक बार चेक जरूर कर करके लिखना। इज इट क्लियर टू यू? ये मैं बार बार हर क्लास में कहते रहता हूँ, आप जरूर चेक कर करके लिखा करें। तो 1,41,150 आपकी क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आएगी, और क्लोजिंग स्टॉक जो आपका निकला उसकी लोडिंग करना आपने भूलना नहीं है। तो लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक 141,150 ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, और उसका 1/5 आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। अब 1/5 जो आएगा 28,350 आ जाएगा। 28,350 विल बी लोडिंग। अब आप अपने इस अकाउंट को टैली कर करके अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा, नॉर्मल लॉस माइनस करना मत भूलना, 56,620 56,620 विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट, करेक्ट। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट आया 56,620, फिर आप अपना नेट प्रॉफिट जाहिर है निकालेंगे, और अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो 21,520 विल बी योर नेट प्रॉफिट। 21,520, तो चेक कर करके आप लोग इसको लिखना। इज इट क्लियर टू यू? ये एक अच्छा क्वेश्चन है इस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए, इजंट इट और नॉट? इसमें सारे ही पॉइंट हैं जितने भी इस टॉपिक में कवर होते हैं। अब उसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन इस मेथड के अंदर अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये जो क्वेश्चन है 2.15, और उसके अलावा जो क्वेश्चन है इसके आगे रेड एंड कंपनी वाला, ठीक है। ये दो क्वेश्चन जो आपके बचे हुए हैं। तो अच्छा, उसके आगे एक और क्वेश्चन है 2.17 कॉन्सेप्ट वाला, और फिर ये टॉपिक ख़त्म होगा। लेकिन
इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। फिलहाल इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।